देखो आगे करते हैं। अच्छा देखो, क्लास के टाइम टेबल में कोई कंफ्यूजन ना हो किसी को। आपकी क्लासेस मंडे टू फ्राइडे 3:30 पे, मंडे टू फ्राइडे। तो देखो एसिड बेस टाइट्रेशन पे आते हैं वापस। एसिड बेस टाइट्रेशन पे लास्ट क्लास में आपको टाइट्रेशन का मतलब समझाया था मैंने। ठीक है, अब मैं एक कंसेप्ट और इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, साथ में ध्यान देना। एसिड बेस में ध्यान देना। जैसे मैंने आपसे पूछा था कि H2SO4 का एन फैक्टर क्या है, बोलो। H2SO4 का एन फैक्टर 2 है। बिल्कुल ठीक है। बट यहाँ पे एक पॉइंट और नोट करें, वो ये है कि H2SO4 का एन फैक्टर 2 तब माना जाएगा if there is complete neutralization। बाय डिफॉल्ट हम ये एज्यूम करते हैं कि H2SO4 जहां भी जा रहा है कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो रहा है। ये नोट करें आप। अब तक आपने जितना भी एन फैक्टर लिखा है एसिड का, बेस का, सॉल्ट का, उसमें सब में एक एजम्पशन चल रही थी। वो ये थी कि एसिड का कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, बेस का कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, सॉल्ट कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा है। ये एजम्पशन अब तक चल रही थी। कहीं पे अगर ऐसा हो कि कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ना हो, इफ नॉट कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, तो एन फैक्टर आप लेंगे किसके बराबर, मोल्स ऑफ H प्लस कंज्यूम्ड। अगर एसिड नहीं है, बेस है, तो क्या लेंगे आप, मोल्स ऑफ OH आयन कंज्यूम्ड। और अगर सॉल्ट है तो मोल्स ऑफ यूनिपॉजिटिव आयन कंज्यूम्ड। ये आपको एन फैक्टर लेना है। और ध्यान रहे, इक्विवेलेंट मास कितना लिखते हैं, ये उसमें कोई चेंज नहीं है, मोलर मास बाय एन फैक्टर। तो देखो एक प्रॉब्लम से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि NaOH से इसकी रिएक्शन हुई और ये सॉल्ट बना, NaHSO4 बना, ये रिएक्शन आपको दे दी गई है। बता सकते हो H2SO4 का इक्विवेलेंट मास कितना होगा।
तो कुशल बाबू थोड़ा कुशलता से काम करो। अभी क्या लिखा मैंने, आपने ऊपर देखा ही नहीं बेटा। रिएक्शन में अगर आपको कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो रहा तो आपको देखना है मोल्स ऑफ H प्लस कंज्यूम। ध्यान दें H2SO4 NaHSO4 में कन्वर्ट हुआ। तो H2SO4 में 2 H प्लस आयन है, 2 H प्लस आयन है, एक H प्लस आयन बच गया, एक H प्लस आयन बच गया, तो एक ही तो कंज्यूम हुआ, N फैक्टर 1 होगा। ध्यान देना आप लोगों को, मैं क्या बताने जा रहा हूं उस पर कंसंट्रेट करो। N फैक्टर 2 तो तब होता जब दोनों H कंज्यूम हो जाते। एक H कंज्यूम हुआ, रिएक्शन पे ध्यान दें, तो N फैक्टर 1 होगा, इक्विवेलेंट मास आएगा M/1 98/1। ठीक है, चलो क्या हो गया भाई, मैंने कुशल बाबू बोल दिया, कोई बुरा लग गया? बाबू छोटे बच्चे को बोला जाता है, मालूम है ना, जब वो आपसे उम्र में बहुत छोटा हो तब हम बोलते हैं बाबू ये मत करो, बाबू वो मत करो, बोलते हैं कि नहीं छोटे बच्चे को? तो आप लोग मुझसे काफी छोटे हैं। चलो देखो, मुद्दे पर रहते, इधर देखो, तो एक H कंज्यूम हुआ इसलिए N फैक्टर 1 है, इक्विवेलेंट मास होगा मोलर मास Y1। ठीक है, ये ध्यान देना है आपको कि कितने H कंज्यूम हुए या कितने OH कंज्यूम हुए। NaOH का एक OH था, पूरा कंज्यूम हो गया, OH की जगह HSO4 आ गए, तो इसका भी N फैक्टर 1 होगा। तो ध्यान रखना, एसिड बेस रिएक्शन में जितना N फैक्टर एसिड का हो तो होगा उतना ही बेस का होगा, बराबर ही होता है, अलग अलग नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता अलग अलग? सिंपल सी बात है, जितने मोल H प्लस के कंज्यूम होंगे उतने ही OH के भी कंज्यूम होंगे। H प्लस OH बिल्कुल बराबर नंबर में कंज्यूम होंगे, तो जिसका जितना N फैक्टर एसिड का आएगा उतना ही बेस का आएगा। तो यहाँ पे ध्यान देना, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं फिर से सुन लो। H2SO4 का N फैक्टर 2 होता है, बेसिसिटी के बराबर होता है, बट ये जो पॉइंट है ये एक कंडीशन के अंडर है। वो कंडीशन ये है, हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। हम ये एज्यूम करते हैं कि ये दोनों H प्लस आयन कंज्यूम होंगे इसके, इसलिए N फैक्टर 2 मान लेते हैं। बट मान लो आपको एक मैंने ऐसी रिएक्शन दे दी, उसमें दिखाया कि NaHSO4 बना, तो इक्विवेलेंट मास H2SO4 का 98 होगा। अगर मैं रिएक्शन ऐसे लिखता,
अब इसमें H2SO4 का इक्विवेलेंट मास बताओ। अब साफ दिख रहा है कि दोनों H कंज्यूम हो गए, तो N फैक्टर 2, इक्विवेलेंट मास आ जाएगा 98/2, 49। समझ में आ गया सबको? यस और नो? कब 49 आएगा, कब 98 आएगा? तो यहां आप नोट कर ले कि इक्विवेलेंट मास वेरिएबल होता है, मोलर मास की तरह फिक्स नहीं होता। इक्विवेलेंट मास वेरिएबल होता है। एक मॉलिक्यूल का, एक एसिड के, एक बेस के एक से ज्यादा इक्विवेलेंट मास हो सकते हैं। मैं इक्विवेलेंट मास की डेफिनेशन में आपको ले जाता हूं एक एग्जांपल के लिए, फिर इसी पे आ जाएंगे। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्साइड आयन में कन्वर्ट हुई, ये आपको गिवन है रिएक्शन, तो इसका इक्विवेलेंट मास होगा 32 मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। n फैक्टर मतलब मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए, पेरोक्साइड आयन बन गया, इसको पेरोक्साइड आयन कहते हैं, O2 2-। इसमें इक्विवेलेंट मास कितना? तो 32/2 मोल इलेक्ट्रॉन गेन किए, 16। तो इस चेंज में O2 का इक्विवेलेंट मास 8, इस चेंज में O2 का इक्विवेलेंट मास 16। तो O2 के दो दो इक्विवेलेंट मास हो गए। तो मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है कि इक्विवेलेंट मास वेरिएबल क्वांटिटी है। आपको मोलर मास की टेबल मिल जाएगी, एटॉमिक मास की टेबल मिल जाएगी, बट बुक्स में इक्विवेलेंट मास की टेबल नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? भाई पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मास लिखा है, एटॉमिक नंबर लिखे। हाँ बिल्कुल ठीक आंसर है। इक्विवेलेंट मास की टेबल नहीं देंगे क्योंकि वो फिक्स्ड क्वांटिटी नहीं है। इक्विवेलेंट मास वेरिएबल क्वांटिटी है, तो बदलता रहेगा जगह जगह। तो टेबल तो उन्हीं की बनती है जो चीजें फिक्स्ड होती हैं। तो इक्विवेलेंट मास की टेबल नहीं मिलेगी आपको। वो तो जो प्रॉब्लम आपको दी गई है उस प्रॉब्लम को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि n फैक्टर क्या लेना है। उस प्रॉब्लम में दी गई रिएक्शन को पढ़ेंगे तो पता लगेगा n फैक्टर क्या लेना है, फिर इक्विवेलेंट मास आएगा। इक्विवेलेंट मास पहले से तय नहीं है। बात समझ में आ रही है आप सबको? अब यहाँ पे एक पॉइंट और, NaOH का इक्विवेलेंट मास कितना? NaOH का तो देखो, इस कॉफिशिएंट से कोई लेना देना नहीं, ध्यान रखना जो आगे कॉफिशिएंट है। आप ये सोचो कि 1 मोल NaOH में
एक OH है वो बचा नहीं Na के साथ, तो n फैक्टर NaOH का 1 हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास 40/1। या आप ऐसे भी सोच सकते हैं, ध्यान दो, ऐसे भी सोच सकते हैं पूरे 2 मोल ले लो, तो 2 मोल का मास हो जाएगा 2 × 40, तो पूरे 2 मोल का जो n फैक्टर बनेगा वो एसिड के बराबर होगा, बराबर होंगे, तो 2 × 40 कर लो, चाहे 40/1 कर लो, एक ही बात है, दोनों केस में बराबर आएगा। तो या तो पर मोल लेके OH देख लो कितने कंज्यूम हुए, या ओवरऑल लेके आप n फैक्टर यूज करो टोटल का, एक ही बात है। अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं दे रहा हूं, डरना मत, ये आईटी में आई हुई प्रॉब्लम है, पुरानी प्रॉब्लम है आईटी की। ये हर एक इंजीनियरिंग और मेडिकल एग्जाम में आ चुकी है, हर एक मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों एग्जाम में आ चुकी है। इस प्रॉब्लम आप पे रिएक्शन दी गई है, Na2CO3 का इक्विवेलेंट मास बताना है, मोलर मास है 106। दोनों जगह ही आ चुकी है, इंजीनियरिंग और मेडिकल एग्जाम में। तो देखो बिल्कुल आसान है, इक्विवेलेंट मास होगा 106/1, 106/1 मीन्स 106। देखो जिनको बात समझ में नहीं आई वो देख ले, इसका n फैक्टर 1 होगा, ये दो तरीके से आप सोच सकते हैं। कैसे? जितना n फैक्टर इस एसिड का होगा उतना ही n फैक्टर सॉल्ट का होगा, एक तो तरीका ये है। जितना n फैक्टर HCl का होगा उतना ही n फैक्टर सॉल्ट का होगा। एसिड में साफ दिख रहा है कि एक H+ आयन है और वो कंज्यूम हो गया, HCl NaCl बन गया, बिल्कुल क्लियर दिखता है। तो इसका n फैक्टर 1 है, इसका मतलब Na2CO3 का भी 1 ही होगा। एक तरीका तो ये है सोचने का। दूसरा तरीका क्या है सोचने का n फैक्टर? तो मैं जाता हूं बिल्कुल बिगिनिंग में, आपको मैंने बताया था कि n फैक्टर सॉल्ट के लिए क्या सोचना है, मोल्स ऑफ यूनी पॉजिटिव आयन कंज्यूम्ड, ये सोचना है सॉल्ट के लिए। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सोडियम कार्बोनेट में 2 मोल Na+ है और प्रोडक्ट में 1 ही मोल Na+ बचा। कितने Na+ कंज्यूम हो गए?
HCl के साथ कितने रिएक्ट कर गए? 1, तो n फैक्टर 1 आ गया। इक्विवेलेंट मास 106। दोनों तरीके क्लियर है आपको? दोनों मेथड क्लियर है, कैसे n फैक्टर सोचना है? कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल देखो। ये रिएक्शन है आपके पास, इसमें सोडियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट मास बताओ। हाँ, सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर किया 53। देखो, इस प्रॉब्लम को भी दो तरीके से सोच सकते हैं। n फैक्टर इसका 2 है, ये दो तरीके से आप सोच सकते हैं। n फैक्टर 2, 106/2। पहला तरीका ये है कि Na2CO3 का n फैक्टर 2 मोल HCl के n फैक्टर के बराबर। तो कितने H प्लस कंज्यूम हो रहे हैं? 2 मोल H प्लस, इसलिए n फैक्टर 2 आएगा। यहाँ प्रोडक्ट में HCl तो कहीं बचा नहीं, तो जितने टोटल मोल H प्लस के कंज्यूम हो रहे हैं वो Na2CO3 का n फैक्टर। एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि सोडियम कार्बोनेट में यूनी पॉजिटिव आयन है 2। अब प्रोडक्ट ये बताता है कि कार्बोनेट तो बचा नहीं, सोडियम क्लोराइड बन गया सारा, कार्बोनेट तो CO2 बन के चला गया बाहर। इसका मतलब ये है कि ये दोनों Na रिएक्शन में इन्वॉल्व हो गए HCl के साथ, तभी तो 2NaCl बना। दोनों Na इन्वॉल्व हो गए, तो n फैक्टर 2 आएगा। तो एसिड रिएक्शन में, बेस रिएक्शन में या सॉल्ट में आपको क्या काउंट करना है? मोल्स ऑफ H प्लस कंज्यूम्ड, मोल्स ऑफ OH आयन कंज्यूम्ड और मोल्स ऑफ यूनी पॉजिटिव आयन कंज्यूम्ड इन सॉल्ट। ठीक, नेक्स्ट देखो, आपके पास है मान लीजिए फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, और इसमें मैंने डाल दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बना दिया Na2HPO4। इसका इक्विवेलेंट मास बताओ। मोलर मास इसका 98 होता है।
98 इनकरेक्ट आंसर है। अब मैंने कह दिया 98 इनकरेक्ट है तो 49 बना दो, वो गलत कह देंगे तो कुछ और बना दोगे। दिमाग को लगाओगे नहीं, ये लगाओगे, दिमाग लगाओगे तो पहली बार में ही सही हो जाएगा। फॉस्फोरिक एसिड के अंदर 3 H+ आयन है, बट रिएक्शन में साफ दिख रहा है कि 2 H+ कंज्यूम हुए, 2 H+ कंज्यूम हुए केवल। तो n फैक्टर 2 होगा, इक्विवेलेंट मास 98/2। इतनी सी बात को आप लोग गलत कर रहे हैं, समझ में नहीं आया मुझे क्यों। आ रहा समझ में? चलो इतना नहीं देख पा रहे तो दूसरे को देख लो कम से कम। कितने मोल OH कंज्यूम हो रहे बताओ? टोटल मोल OH के कितने कंज्यूम हो रहे बताओ? तो 2 मोल OH कंज्यूम हो रहे हैं तो 2 मोल H+ भी कंज्यूम हुए होंगे, n फैक्टर 2 हो जाएगा। इतनी आसान प्रॉब्लम थी ये। आ गया समझ में सबको? तो ये तो रिएक्शन में आपको देखना है, ध्यान रखना, ये आपको रिएक्शन में देखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट है मैं जो बताने जा रहा हूं आपको, वो है डबल टाइट्रेशन। डबल टाइट्रेशन बिल्कुल आसान है, घबराना नहीं है, बस नाम ही थोड़ा डरावना सा है। टाइट्रेशन वर्ड की मीनिंग आपको मालूम है? नॉर्मेलिटी निकालना, मोलरिटी निकालना, परसेंट स्ट्रेंथ निकालना, ये सब मतलब है टाइट्रेशन का। डबल टाइट्रेशन का मतलब सिंपली इतना सा है, वी विल यूज 2 इंडिकेटर्स, बस इतना सा है। 2 इंडिकेटर का यूज करेंगे, 2 एंड पॉइंट हमारे पास होंगे, इसलिए टाइट्रेशन का नाम क्या पड़ गया? डबल टाइट्रेशन। और ये कंपटीशन में फ्रीक्वेंटली आने वाला टाइट्रेशन है, डबल टाइट्रेशन है, बहुत आसान। देखो है क्या, ओवरऑल आपके पास मान लीजिए फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के कार्बोनेट, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के मेटल के कार्बोनेट, उनके बाइकार्बोनेट और बेस, मान लीजिए ये 3 केमिकल का मिक्सचर आपके पास है। कोई मास दे दिया, मान लीजिए इनका कुछ भी मास है, से x ग्राम है, ये टोटल मास मालूम है मिक्सचर का, टोटल मास मिक्सचर का मालूम है, और हमें बताना है कंपोजिशन।
कंपोजिशन बताना है। कंपोजिशन का मतलब है, मान लेते हैं कि ये ए ग्राम है, ये बी ग्राम है और ये सी ग्राम है, तो हमें क्या निकालना है? ए बी एंड सी, ये तीनों निकाल रहे हैं, बट हमें इन तीनों का टोटल मालूम है। इन तीनों का टोटल मालूम है एक्स ग्राम। प्रॉब्लम समझ में आ गई? हम क्या करने जा रहे हैं? हमारे पास है मिक्सचर, तीन केमिकल का मिक्सचर है, एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के कार्बोनेट, एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बाइकार्बोनेट, और एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल के बेस। ये तीन केमिकल का मिक्सचर है। मिक्सचर का टोटल मास नोन है। इंडिविजुअल मासेस बताने हैं, इंडिविजुअल मासेस निकालने हैं। इसके लिए जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हम करेंगे उसका नाम है डबल टाइट्रेशन। इसके कंपोजिशन को निकालने के लिए जो एक्सपेरिमेंट करेंगे उसका नाम है डबल टाइट्रेशन। डबल टाइट्रेशन में दो इंडिकेटर यूज करेंगे। तरनजीत बेटा पेन और पेपर यूज करके लिखो, स्क्रीन को कुछ मत करो। तरनजीत आवाज आ रही है मेरी? नोटबुक हाथ में रखो, पेन पेपर यूज करके लिखो, स्क्रीन को टच नहीं करना। मैं चाहूं तो आपको डिसेबल कर दूंगा यहां से। कंसंट्रेट करो मैं क्या बोल रहा हूं उस पर। तो आपके पास दो इंडिकेटर है, दो इंडिकेटर के नाम लिख ले, ये नेम के साथ ही आएगी प्रॉब्लम। एक है फिनोल्फथलीन और दूसरा मिथाइल ऑरेंज। और जो मैं बताने जा रहा हूं बिल्कुल यही आना है, इससे बाहर नहीं जाता। दो इंडिकेटर यूज करेंगे, फिनोल्फथलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। तो देखो करते कैसे हैं डबल टाइट्रेशन। सबसे पहले इस एक्स ग्राम मिक्सचर का सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। इस एक्स ग्राम मिक्सचर का सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, इसे वाटर में डाल लेते हैं, वाटर में डाल के इसका सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। कोई भी सॉल्यूशन बना लिया, 100 ml, 200 ml, 300 ml, 1500 ml। एक्स ग्राम मिक्सचर का एक सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया, वाटर में ऐड करके। ये पहला स्टेप है, ध्यान देना, मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आगे बढ़ रहा हूं। पहला स्टेप है सॉल्यूशन प्रिपेयर करना। जस्ट वाटर में डाल दो, कुछ भी एक वॉल्यूम बना लो, 100 ml, 200 ml, 500 ml, कुछ भी। ये प्रॉब्लम में लिखा होगा कितना बनाया। अभी हमारा सिरदर्द ये नहीं है कि ये कितने ml बनाया, बस सॉल्यूशन बनाया। ठीक, अब देखो इसमें ऐड कर देते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं। अब इसके बाद सॉल्यूशन बनाने के बाद जस्ट 2 ड्रॉप
ओनली 2 ड्रॉप फिनोल्फथलीन, 2 ड्रॉप फिनोल्फथलीन ऐड करते हैं, बहुत है। 2 ड्रॉप फिनोल्फथलीन ऐड करते ही पूरा सॉल्यूशन पिंक हो जाएगा। पहले कलरलेस रहेगा, 2 ड्रॉप फिनोल्फथलीन ऐड करते ही पूरा सॉल्यूशन पिंक हो जाएगा। ठीक, अब ये पूरा सॉल्यूशन पिंक हो गया, ध्यान रखना। इंडिकेटर ऐड कर दिया। अब अगला स्टेप हमारा सिंपल है। अब इसमें ऐड करते हैं एसिड, नाम लिखा होगा HCl, HBr, H2SO4, एसिड दिया जाएगा आपको। मान लेते हैं HCl आपने ऐड किया इसमें। HCl तब तक ऐड करते रहिए जब तक कि इस सॉल्यूशन के कलर में चेंज ना आ जाए, तब तक। कीप ऑन एडिंग HCl till there is change in the color of solution. Keep on adding HCl. इनफैक्ट ये सॉल्यूशन कलरलेस हो जाता है, पिंक से कलरलेस हो जाएगा। आप तब तक HCl ऐड करते रहिए जब तक कि ये कलरलेस ना हो जाए। ये कलरलेस हो जाता है, तब तक HCl ऐड करते रहिए। और जैसे ये कलरलेस हुआ, समझ लीजिए कि इसका नाम है फर्स्ट एंड पॉइंट। तो आपने पिंक सॉल्यूशन को कलरलेस कर लिया HCl ऐड करके। कितना HCl आपने ऐड किया, डाटा आपके पास नोन होगा, ये नोन डाटा होगा HCl का। मान लेते हैं N1 नॉर्मेलिटी का V1 लीटर HCl लग गया। HCl का डाटा देंगे आपको। तो इस HCl ने क्या किया ये देखें आप। इस फर्स्ट एंड पॉइंट तक, टिल द फर्स्ट एंड पॉइंट, HCl ने क्या किया। HCl सबसे पहले NaOH को कंज्यूम करेगा। इसमें 3 केमिकल हैं, NaOH, NaSCO3, Na2CO3। X ग्राम में 3 केमिकल हैं। तो सबसे पहले NaOH कंज्यूम होगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ये मैं बात कर रहा हूं टिल फर्स्ट एंड पॉइंट, उस पॉइंट तक की बात कर रहा हूं जब ये पिंक कलर डिसअपियर हो जाएगा। तो उस तक क्या हुआ, NaOH पूरा कंज्यूम होता है। NaOH पूरा कंज्यूम होता है। Na2CO3 HCl से रिएक्शन करके NaHCO3 में आता है। और NaHCO3 की रिएक्शन नहीं हो पाती। ये रिएक्शन हो ही नहीं पाती, इसके पहले ही कलर चेंज हो जाता है।
ये पॉइंट अक्सर आता है कंपटीशन में कि फिनोप्थलीन के साथ जब एंड पॉइंट आता है तो कौन अनरिएक्टेड बचता है, कौन अनरिएक्टेड बचता है, तो वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। यहां तक किसी को भी दिक्कत हो बताओ मुझे, सो फार कोई प्रॉब्लम हो? बहुत बढ़िया, फिर तो आपको डबल टाइट्रेशन आ गया पूरा, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आपके हाथ में है। अगर यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अब आगे तो मैथमेटिक्स है, देख लो। तो ध्यान दो, जो ग्राम इक्विवेलेंट HCl के कंज्यूम हुए होंगे, जो ग्राम इक्विवेलेंट HCl के कंज्यूम हुए होंगे वो होंगे किसके बराबर? NaOH के और Na2CO3 के ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर। इन्हीं दो से रिएक्ट कर रहा है, तो आगे तो मैथमेटिक्स है सिंपली। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ NaOH प्लस ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ Na2CO3 इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ HCl। ये लाइन लिखने में कोई कंफ्यूजन है किसी को? इज देयर एनी प्रॉब्लम? सिंपल बात है, HCl NaOH और Na2CO3 से रिएक्ट कर रहा है। बहुत बढ़िया, अब बताओ मुझे आप, NaOH का इक्विवेलेंट मास तो कोई भी बता देगा, 40/1 NaOH का। Na2CO3 का कितना इक्विवेलेंट मास बोलो? Na2CO3 का इक्विवेलेंट मास बताओ। अरे अभी अभी तो कर चुके हैं, ये रिएक्शन सामने है। N फैक्टर 1 होगा, (106) NaOH का इक्विवेलेंट मास 40, Na2CO3 का 106। ठीक, तो NaOH का मास हमारे पास है C ग्राम। NaOH के मास में उसके इक्विवेलेंट मास से डिवाइड करो, क्या मिल जाएगा आपको? मास बाई इक्विवेलेंट मास क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। तो NaOH के ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएंगे C/40, मास बाई इक्विवेलेंट मास। Na2CO3 के कितने आएंगे? Na2CO3 का मास लिया हमने A ग्राम, तो A/106 इक्वल टू HCl के होंगे नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। N1V1 आपको दिया गया होगा प्रॉब्लम में,
तो ये इक्वेशन 2 बनाने में किसी को कोई दिक्कत है? इक्वेशन 2 बनाने में कोई प्रॉब्लम है किसी को? और इक्वेशन 1 कौन है फिर, ये अगर 2 है तो 1 ये है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू एक्स ग्राम। x आपको पता है, ए बी सी अननोन है। तो देखो ए बी सी 3 अननोन है, तो हमें 3 इक्वेशन बनानी पड़ेगी। एक इक्वेशन बन गई, दूसरी भी बन गई, अब तीसरी की बात करेंगे। ठीक है, अब ध्यान दो, वापस आते हैं। ये सॉल्यूशन कलरलेस हो गया, फर्स्ट एंड पॉइंट आ गया, सॉल्यूशन कलरलेस हो गया। ठीक, अब मैं बात कर रहा हूं आगे की, इसको पूरा करते फिर फ्री करूंगा आपको। बिल्कुल आसान है, खत्म होने वाला है। अब जो ये कलरलेस सॉल्यूशन आपके पास है, इस कलरलेस सॉल्यूशन में आप ऐड करो कौन सा इंडिकेटर, कौन सा इंडिकेटर, मिथाइल ऑरेंज। और फिर आप इसमें एसिड डालना शुरू करो। दूसरा एसिड ले सकते हैं, कोई भी एसिड ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने H2SO4 डालना शुरू किया, नहीं तो HCl ही ले लो, रिएक्शन लिखना आसान होगा। कोई और एसिड दे सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता। और ये काम आपको कब तक करना है, एसिड कब तक डालते रहना है? जब तक कि मिथाइल ऑरेंज का कलर चेंज ना हो जाए। मिथाइल ऑरेंज इसमें डालोगे तो ये ब्लू हो जाएगा। एसिड डालते रहो, ब्लू कलर से रेड बनता है। कलर याद नहीं करने, कलर कोई नहीं पूछता। काम की चीज है कि मिथाइल ऑरेंज का कलर चेंज हो जाए, तब तक आप ऐड करते रहो। उसको कहते हैं हम सेकेंड एंड पॉइंट। सेकेंड एंड पॉइंट, सॉरी, सेकेंड एंड पॉइंट क्या है? कलर चेंज इन मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज कलर चेंज। तो एसिड ऐड करते रहो। अब जरा देखो, बिल्कुल एक लाइन की बात है। ये जो HCl आपने डाला, इसका डाटा देंगे कि मान लो N2 नॉर्मेलिटी का V2 लीटर लग गया, ये गिवन है आपको। एसिड का डाटा नोन है। ये HCl कहाँ गया, किससे रिएक्ट कर रहा है? तो इसमें दो तरह के सोडियम बाइकार्बोनेट हैं, दो तरह के सोडियम बाइकार्बोनेट हैं। कौन से दो तरह के बताओ? एक तो ओरिजिनल B-ग्राम, वो तो रिएक्ट नहीं कर पाया था। एक ओरिजिनल बाइकार्बोनेट है, और एक बाइकार्बोनेट जो प्रोड्यूस हुआ, एक ये बाइकार्बोनेट जो प्रोड्यूस हुआ। तो एक ही लाइन लिखनी है आपको, टोटल ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ NaSCO3 इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl। और NaSCO3 की आप रिएक्शन लिख लो, जो ओरिजिनल आपके पास है या जो प्रोड्यूस हुआ, वो दोनों इस तरह से रिएक्ट करेंगे। CO2 इवॉल्व होगी।
और क्या सॉल्यूशन में सोडियम बाइकार्बोनेट है उससे रिएक्ट करे, और क्या सॉल्यूशन। फर्स्ट एंड पॉइंट के बाद क्या बचा, NaOH तो बचा नहीं, Na2CO3 बचा नहीं, फर्स्ट एंड पॉइंट के बाद बचा क्या, NaSCO3 और एक NaSCO3 प्रोड्यूस भी हुआ बस। तो देखो ध्यान देना, ये जो NaSCO3 Na2CO3 से बना, इसके ग्राम इक्विवेलेंट तो उतने ही होंगे जितने Na2CO3 के हैं। ये कहलाता है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। जितने ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्टेंट के होते हैं उतने ही प्रोडक्ट के बनते हैं। तो Na2CO3 के ग्राम इक्विवेलेंट तो हमने अभी अभी लिखे हैं, A/106 A/106। तो एक तो है ग्राम इक्विवेलेंट A/106, और एक जो ओरिजिनल था उसका क्या, ओरिजिनल कितना था हमारे पास, B ग्राम, ओरिजिनल B ग्राम है। B ग्राम में इक्विवेलेंट मास से डिवाइड करो, ये आपके सामने रिएक्शन है। NaSCO3 का इक्विवेलेंट मास बताओ, बोलो जल्दी। N फैक्टर कितना होगा, N फैक्टर कितना होगा इसका। अर्शिया ने और रोहन ने करेक्ट आंसर किया, लगभग बच्चों ने करेक्ट किया। N फैक्टर 1 होगा। HCl के मोल्स गिन लो, H+ आयन के 84 होगा, इक्वल टू HCl के ग्राम इक्विवेलेंट कितने हो जाएंगे, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। ये है इक्वेशन 3। तो 3 इक्वेशन हो गई, एक सेकंड ये है, थर्ड ये है, और फर्स्ट आपने ऑलरेडी लिखी थी, A+B+C = X। ये फर्स्ट। इन तीनों को सॉल्व करके ABC निकालना है, प्लस माइनस करके करोगे हो जाएगा। हाँ देखो, बहुत बढ़िया जेन्युइन प्रॉब्लम रेज की है ईशान ने, और ये और बच्चों के दिमाग में भी आनी चाहिए। अगर आपने ध्यान से सुना होता तो शायद नहीं आती आपके दिमाग में। आपने एक चीज को सुनने में थोड़ी कमी रह गई। देखो, व्हाट डिड आई से इज टिल द फर्स्ट एंड पॉइंट। मैंने ये नहीं कहा बेटा कि NaSCO3 और HCl के बीच रिएक्शन नहीं होती। आई डिड नॉट से दैट। मैंने कहा कि जब फिनोप्थलीन अपना कलर चेंज करेगा, टिल दैट पॉइंट HCl NaSCO3 remains unreacted. I did not say that they do not react. ईशान, समझ में आ रहा है मेरी बात आपको, मैं क्या बोल रहा हूं बेटा। हमारे पास एक इंडिकेटर है फिनोप्थलीन, और हम HCl ऐड कर रहे हैं फिनोप्थलीन के कलर चेंज होने तक। हम HCl तब तक यूज नहीं कर रहे कि ये पूरा खत्म हो जाए सॉल्यूशन। आई एम नॉट सेइंग दैट कि मैं पूरा सॉल्यूशन कंज्यूम कर रहा हूं। आई एम नॉट सेइंग दैट। मैं HCl तब तक ऐड कर रहा हूं जब तक फिनोप्थलीन के कलर में चेंज ना आए। एंड टिल दैट पॉइंट
NaSCO3 remains unreacted. फिर हमने दूसरा इंडिकेटर डाल दिया, मिथाइल ऑरेंज। तो ये इक्वेशन 3 बना ली। इक्वेशन 3 बनाने में कोई प्रॉब्लम है किसी को? ये बेहद इंपॉर्टेंट टाइट्रेशन है, डबल टाइट्रेशन। लगातार क्वेश्चंस आए हैं। थोड़ा 5 मिनट और लूंगा, अभी अधूरा है, एक पॉइंट और रह गया, बस इसके बाद फ्री करूंगा, वरना ये छूट ही जाएगा। ध्यान दें, अगर ऐसा हो जाए, प्रॉब्लम दोनों तरह की आई है कंपटीशन में, अगर ऐसा हो जाए कि मिथाइल ऑरेंज ओरिजिनल सॉल्यूशन में ऐड करें, फर्स्ट एंड पॉइंट के बाद नहीं, इन द ओरिजिनल सॉल्यूशन, तो क्या होगा? तो इक्वेशन 3 बदल जाएगी। तो लिख लो, ये दोनों केस कंपटीशन में आए हुए हैं, बस 2-3 मिनट लगेंगे, बिल्कुल आसान है। if methyl orange is added in original solution, ओरिजिनल सॉल्यूशन मतलब कौन सा सॉल्यूशन? x ग्राम। क्या क्या होगा इसमें? NaOH भी होगा, Na2CO3 भी होगा, NaSCO3 भी होगा, ओरिजिनल। and keep on adding HCl till the change in the color of the methyl orange। मान लीजिए कि N4 और V4 लीटर HCl लग गया, ये डाटा आपको देंगे, और चेंज इन कलर तक आप ये काम करते रहो। चेंज इन कलर को ही नाम देंगे एंड पॉइंट। तो अगर मान लीजिए जैसे हमने फिनोल्फथालीन डाला था, उसी तरह के सॉल्यूशन में, इनफैक्ट ओरिजिनल मिथाइल ऑरेंज डाल दो, तब क्या होगा? तो मिथाइल ऑरेंज कलर चेंज करेगा, तो सारे कंज्यूम होने के बाद करता है वो। ये एक इंडिकेटर की प्रॉपर्टी है। मिथाइल ऑरेंज तो तभी कलर चेंज करेगा जब तीनों कंज्यूम हो जाएंगे पूरी तरह से। तीनों कंज्यूम हो जाएंगे, कोई अनरिएक्टेड नहीं बचेगा। लिख लिया इसको। तो NaOH आपके पास है C ग्राम, ये C ग्राम लिया था हमने। Na2CO3 लिया था A ग्राम, ये लिया था B ग्राम। अब मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूं। तो C ग्राम में C/40 ग्राम इक्विवेलेंट, A ग्राम में A/53, B ग्राम में B/84 ग्राम इक्विवेलेंट्स, इक्वल टू हो जाएगा N4V4। अब ये इक्वेशन 3 हो जाएगी। तो इक्वेशन 3 बनाने के दो तरीके।
इक्विवेलेंट मास निकालने में तो दिक्कत है नहीं। इसमें पहली रिएक्शन में n फैक्टर 1, दूसरे में n फैक्टर 2, तीसरे में n फैक्टर 1, H प्लस काउंट कर लो, आसान है। तो इक्वेशन 3 बनाने का दूसरा तरीका है। दोनों तरह के क्वेश्चन कंपटीशन में आए हैं। पॉइंट क्लियर है आप सबको ये कैसे बनी? यस और नो? तो अब आपको क्या करना है, ये डेरिवेशन की राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, बगैर देखे ये डेरिवेशन लिखना है। मंडे में जब आप आएंगे द्वारा तो हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, बट ये डेरिवेशन आपकी टिप्स पर होना चाहिए, लिख लिख के प्रैक्टिस करना। फिर आपको लगेगा कि आईटी और एम्स की प्रॉब्लम तो ओरल होती है, इतनी आसान होती है। ये डेरिवेशन आपकी टिप्स पर रहने चाहिए, ध्यान रहे। तो मंडे में करते हैं इसको।